अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम बॉटनी पेपर सी का सेकंड चैप्टर सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म फिनिश किया था। आज हम बॉटनी पेपर सी का थर्ड चैप्टर सेल द अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तमाम प्लांट्स जो हैं ये सेल्स से मिलके बने होते हैं और जो सेल्स होते हैं ये फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट सेंसेस। सेल जो है ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन दी हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और जो प्लांट की बॉडी होती है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स पर मुश्तमिल होती है और हर सेल्स की में प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। हर सेल्स को पता होता है कि उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है और वो उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल जो होते हैं ये फिर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल। प्लांट सेल का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इसको हम सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। अब सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या होती है? सेल्फ फ्रैक्शनेशन एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें सेल्स को पहले होमोजेनाइज किया जाता है, उसके बाद अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। प्लांट सेल्स को सबसे पहले एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है ताकि सेल वॉल को रिमूव किया जा सके। उसके बाद सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक किया जाता है और उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को डिफरेंट लेयर्स के अंदर सेपरेट किया जाता है और उसके बाद हर लेयर को रिमूव किया जाता है और उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाता है। वो प्लांट सेल को अगर हम देखें तो उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि उनके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इस चैप्टर के अंदर हम साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और आज जो हम फर्स्ट ऑर्गेनेली डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 वर्ड्स का कलेक्शन है, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक का मतलब है विद इन दी साइटोप्लाज्म, जबकि रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। जब हम अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं तो एक नेटवर्क ऑफ चैनल जो होता है वो हमें नज़र आता है, जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। ये जो चैनल्स होते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में होते हैं और वहाँ से एक्सटेंड करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैल जाते हैं और इस इंटायर सिस्टम ऑफ चैनल्स को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो मटेरियल इन चैनल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो सेपरेट होता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय अ स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्निंग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 मेन टाइप्स हैं: स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तो उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है, जो कि और उसकी 2 मेन टाइप्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल है जो कि एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। आप देख रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटेक्ट में है और वहाँ से एक्सटेंड करके सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। आप देख रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है वो रफ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, वाइल द सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो है वो स्मूथ है क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। अब हम जो फंक्शंस हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो हम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वो है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो एंजाइम्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरॉइड्स एंड मैनी अदर लिपिड्स। टेस्टिस और ओवरीज के जो सेल्स होते हैं वो रिच इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं फिर स्टीरॉइड्स, और ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये बेसिकली सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि मेल के केस में प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और जबकि फीमेल के केस में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरा फंक्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लिवर जो है ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जो ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस होती है वो फिर क्या करती है, ग्लूकोज को रिलीज़ करती है फ्रॉम द लिवर। ये जो हाइड्रोलिसिस है ये ब्लड में शुगर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो ये तमाम रिएक्शन है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रही है। नेक्स्ट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो एंजाइम्स होते हैं वो ड्रग्स और दूसरे पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं इन द लिवर सेल्स। इस डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से इन ड्रग्स और दूसरे पॉइजन की जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से ये जो एंजाइम्स होते हैं ये जो ड्रग्स और दूसरे पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। फोर्थ फंक्शन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है स्टिमुलेशन ऑफ मसल कंट्रैक्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि वो कैल्शियम आयंस को स्टोर करते हैं ताकि वो मसल सेल की कंट्रैक्शन करवा सकें। होता क्या है, जब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है वो पंप करती है कैल्शियम आयंस को साइटोसोल से सिस्टर्नल स्पेस की तरफ, और उसके बाद जब उन्होंने मसल सेल की कंट्रैक्शन करवानी होती है तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन होती है इससे जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो दोबारा रिलीज हो जाते हैं इनटू दी साइटोसोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने 4 डिफरेंट फंक्शन पढ़े: लिपिड सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स एंड स्टिमुलेशन ऑफ मसल कंट्रैक्शन। सेकंड जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हमने डिफाइन कर लिया था, अब हम इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं। अगर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें पता है कि राइबोसोम्स का बेसिक फंक्शन क्या है, वो बेसिकली द साइट्स ऑफ प्रोटीन सेंसेस होते हैं, यानी कि वहाँ पे प्रोटीन की सेंसेस होती है। तो ऐसे तो ये फंक्शन तो नुमाया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं। Many types of specialized cells secrete protein produced by the rough endoplasmic reticulum. For example, white blood cells in the human and other vertebrates secrete antibodies. ये जो प्रोटीन होती है फॉर सिक्रीशन ये सिंथेसाइज होती हैं बाय द राइबोसोम, जो कि अटैच होते हैं राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। उसके बाद ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो ग्रो करती है और इंटर कर जाती है थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इनटू द सिस्टर्नल स्पेस। ये जो प्रोटीन होती है उसके बाद सिस्टर्नल स्पेस के अंदर इंटर हो जाती है, वहाँ पे क्या होती है, फोल्ड हो जाती है। आया उसने प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाना है या फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाना है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ये है कि मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक मेम्ब्रेन फैक्ट्री है और ये ग्रो करती है बाई एडिंग प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स, जो कि रिजल्ट हो जाते हैं इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इटसेल्फ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं अपनी मेम्ब्रेन को इन फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन को यूटिलाइज करके। उसके बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसफर हो जाती है इनटू द सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल को डिस्कस किया, उसके बाद हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर अर्ली प्रेजेंट होती है। हमने ये कहा कि नेटवर्क ऑफ चैनल जो होता है वो नज़र आता है जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये ज़्यादातर जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में होता है और वहाँ से एक्सटेंड कर रहा होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म अप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमने सिस्टर्नी को डिस्कस किया कि जो मटेरियल इन चैनल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो सेपरेट होता है फ्रॉम द
साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाई अ ट्यूब्यूलर और स्फेरिकल मेम्ब्रेन, जिसको हमने सिस्टर नहीं बोला। फिर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 मेन टाइप्स डिस्कस की, जो कि थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं हो गए तो उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ राइबोसोम अटैच होंगे तो उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से उनकी सरफेस रफ नज़र आ रही होती है। फिर हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन देखे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शन हमने डिस्कस किए वो थे लिपिड सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स एंड स्टिमुलेशन ऑफ मसल कंट्रैक्शन। और जो हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन डिस्कस किए वो ये थे प्रोटीन सिंथेसिस एंड मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेकंड ऑर्गेनेली प्लास्टर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।